नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और एम आई स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बिना कुछ खास टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? अर्थात ये कुछ आपको माउंट पीक्स दी रखी हैं, इनको आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। तो देख लीजिए, एवरेस्ट तो नेपाल में है, कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है, तो इस तरीके से ए तो नहीं हो सकता। कंचनजंगा उसके बाद एवरेस्ट ये हो सकता है, लेकिन अन्नपूर्णा नहीं है, धौलागिरी भी नहीं है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बन रहा है, आप जब मैप देखेंगे ना इंडिया का, तब आपको समझ में आएगी बात कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहले का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक मिनट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका आंसर होना चाहिए बी। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इसका सही आंसर है। सबसे ईस्ट में है कंचनजंगा, उसके बाद नंबर आता है एवरेस्ट का, उसके बाद नंबर आता है अन्नपूर्णा का, और उसके बाद नंबर आता है धौलागिरी का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात यात्रा जो 2014 में हुई थी, किस तिथि के बीच में संपन्न हुई थी? सवाल है ये। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है वैसे याद रखना, क्योंकि ये 2014 में हुई थी और आज चल रहा है 2023, लेकिन फिर भी सवाल आ सकता है क्योंकि अगले आने 2026 में फिर से यात्रा होनी है ये, है ना। तो आंसर इसका मैं बता देता हूँ आपको, सी। याद रख के जाइए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में यात्रा संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था? कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पता ही है कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा ही है कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, आंसर इसका आसान है, लेकिन फिर भी ये आने वाले क्वेश्चन में से हमेशा रहता है। भोटिया। ठीक है, तो भोटियाओं का संबंध किससे था? व्यापारिक, तिब्बत से था 1962 के चीन युद्ध से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से, ये रहा 4 और ये रहा 5, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? जाहिर सी बात है, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक होगी उसी में साल भर बर्फ पड़ी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नंदा देवी इज़ द राइट आंसर, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या थी? देखिए, सेंसस भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना है उत्तराखंड की, है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिटरेसी रेट, ये तो दिया ही हुआ है। सेक्स रेशियो के संबंध में आ सकता है, जिला वाइज क्रम में लगाने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर बन रहा है 76.63%। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हो गए, ये पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन से। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के स्थापना से संबंधित है? आसान सा सवाल है। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 आपको पता ही होगा, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत के बारे में लिखा हुआ है। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर आपके सामने एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन ये आ गया तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं? 7वें नंबर का ऑप्शन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है क्या? प्रधानमंत्री। मैं जरा इसकी इंक रंग बदल देता हूँ। आंसर क्या है इसका? प्रधानमंत्री।
8वां क्वेश्चन बायोलॉजी से है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी कई सारी ग्लैंड्स हैं जो किसी न किसी प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करती हैं और हमारे बॉडी के कई सारे ग्रोथ को नियंत्रित करती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानव में एंजाइम ट्रिप्सिन निर्मित कहाँ पर होता है। सवाल ये है कि एंजाइम ट्रिप्सिन नाम का जो हार्मोन है वो शरीर के किस हिस्से पर क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक। माउथ, अग्नाशय, आंतों में या यकृत में। तो इसका जवाब है अग्नाशय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में टार्सल हड्डी, टार्सल नाम की एक हड्डी है, वो कहाँ पाई जाती है। एंकल यानी कि टखने में, जांघों में, कान के पास या ऊपरी बाह के पास। ये भी बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो इसका आंसर है आपका ए, टखनों में ये हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लोविन के रूप में जाना जाता है। देखिए कई सारे ऐसे विटामिन हैं जिनके अपने केमिकल नेम हैं। तो ल्यूसेंट वाली किताब में जितनी चीज़ें दी हुई हैं बायोलॉजी के संबंध में, प्लीज़ उसको पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा और ज़्यादा इधर उधर किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पोर्शन को आप प्लीज़ ल्यूसेंट से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को राइबोफ्लोविन के रूप से जाना जाता है, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। तो विटामिन B1, B2, विटामिन ए या विटामिन डी। इसका आंसर क्या है, विटामिन B2। विटामिन B2 को किसके नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम क्या है उसका, राइबोफ्लोविन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हेपेटाइटिस बीमारी से प्रभावित होता है। आप जानते ही होंगे, आसान सा सवाल है ये, मस्तिष्क, इंटेस्टाइन, लिवर या नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए, आसान सवाल है, इसका जवाब है सी, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारा लिवर प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रक्त की कृत्रिम शुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आसान सा सवाल है, आप जानते हैं कि इसके मरीज आजकल कितने देखने को मिलते हैं, इनकी डायलिसिस चलती रहती है। तो इसका आंसर क्या है, ए, डायलिसिस के जरिए 3 से 4 घंटे का इसमें समय लगता है, मरीज लेटा रहता है और एक प्रक्रिया चलती है और इसके दौरान हम देखते हैं कि रक्त की कृत्रिम रूप से शुद्धि हो जाती है, ठीक। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तीन क्वेश्चन इस पेज में है, तीनों मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन का संबंध हिस्ट्री से है। देखिए, हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था या किससे संबंधित है, लिखा है इसमें, ऐसा होना चाहिए किससे संबंधित था। प्राइमरी एजुकेशन से, विश्वविद्यालयी शिक्षा से, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से, ग्रामीण शिक्षा के उन्नयन से। तो सीधे सीधे आप खारिज कर सकते हैं सी और डी को, क्योंकि इसका संबंध अभी तो मतलब ही नहीं था इसका, ठीक है। ग्रामीण शिक्षा का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो आंसर इसका है बी, ये 1881 की बात है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से संबंध है इसका, हंटर कमीशन का। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, एक बार नज़र मान लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, ज्योग्राफी का एक शानदार क्वेश्चन, हेम्बोल्ट, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूरोशिवो या इनमें से कोई नहीं। गर्म पूछ रहा है ना, हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी है, ये भी ठंडी है। क्यूरोशिवो जापान के पास बहती है, यानी कि इक्वेटर से बहुत दूर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी, क्यूरोशिवो इज द राइट आंसर। 14वें का आंसर क्या है आपका, सी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। दजला फरात, नो। जॉर्डन रिवर, नहीं। वोल्गा जो रशिया से बहते हुए आती है वो इसमें गिरती है, और डैन्यूब गिरती है आपकी मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन इसका आंसर क्या है, सी, वोल्गा रिवर। यूरोप का मैप देखेंगे, सीधे एक लंबी सी नदी बहती हुई नजर आपको आएगी और सीधे कहाँ पे गिरेगी, कैस्पियन सी में। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट। 15 का आंसर क्या है? सी, वोल्गा रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सी विषय वस्तु राज्य सूची में नहीं आती? ठीक है, कौन सी विषय वस्तु राज्य सूची में नहीं आती? आपको पता ही होगा कि 3 प्रकार की लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और हर लिस्ट में दिए गए हैं सब्जेक्ट्स जिस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन को है, राज्य को है, या दोनों को है। तो सिंचाई, कानून व्यवस्था, कृषि या संचार। सिंचाई स्टेट सूची में आती है? बिल्कुल आती है। कानून व्यवस्था आती है? पूछ रहा नहीं आती है। कानून व्यवस्था आती भी है, नहीं भी आती, लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। कृषि बिल्कुल आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार की जो व्यवस्था है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है, ना कि राज्य सरकार को। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नज़र मार लीजिएगा इसमें। 16वें का आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा में विरोधी दल का नेता किस दर्जे में होता है? अर्थात जो हमारा जो ऑपोजिशन है वो किस प्रकार के नेता का उसको दर्जा दिया गया है, सवाल है ये। राज्यपाल का? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का, या उप मंत्री का? तो इसका जवाब होगा बी, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उसको मिलता है। तो 17 का आंसर क्या हो गया? बी। मैं फटाफट बोल रहा हूँ ताकि बस हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हम सीधे सीधे फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो गया आपका? बी, केंद्रीय मंत्री का उसको दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 जरा ध्यान से पढ़ने जैसी बात है, पढ़िए इसको। हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार ज़रा फिगर बना के देख लेते हैं इसका। ये पूछ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ बनाया हमने, हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढलान उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं? जाहिर सी बात है, वनस्पति उगने की संभावना जहाँ पर ज़्यादा होगी वहीं पर तो वनस्पति उगेगी, अर्थात जहाँ पर वर्षा ज़्यादा ग्रहण हो रही हो वहीं पर क्या होगा? वेजिटेशन उगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो अगर मैं इसको साउथ वाला पार्ट मान लूँ और इसको नॉर्थ ढलान मान लूँ, तो जाहिर सी बात है कि दिस विल रिसीव मोर रेनफॉल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दक्षिणी ढाल में ज़्यादा पानी बरसता है, दक्षिणी ढाल में सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त होती है, दक्षिणी ढाल ज़्यादा उपजाऊ है, दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा गर्म है। लेकिन इसका जो स्पष्ट आंसर है वो ये है कि दैट पार्ट रिसीव मोर रेनफॉल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। 18 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये हो गया 19th क्वेश्चन और ये हो गया 20th क्वेश्चन। इनमें से किस रानी ने अपने शिलालेख में स्वयं को पुरुष शासक के रूप में दर्शाया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। रजिया सुल्तान, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, गुप्त वंश की कुमार देवी, या इन सभी ने ऐसा करने की हिमाकत करी है? ठीक है, अधिकतर लोगों का आंसर इसमें होगा ए, लेकिन इसका आंसर क्या है? बी है। ये इसका राइट आंसर है। काकतीय वंश की जो रुद्रमा देवी हैं, ये क्वेश्चन देखो रिपीट भी हो सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन रिपीट होने की प्रवृत्ति हमेशा रहती है, तो रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको हमेशा याद रहे। इनमें से किस मुगल शासक के पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? ठीक है, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। अकबर के संबंध में जब हमको पता चलता है कि क्या कोई विद्रोह हुआ था, बिल्कुल हुआ था, खुद जहांगीर ने किया था विद्रोह। जहांगीर के समय में देखते हैं कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, और शाहजहां के समय में तो हम देखते ही हैं कि लास्ट में जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो विद्रोह ही विद्रोह हो रहा होता है। तो इसका आंसर है ए। हुमायूं के समय में इसके पुत्र के द्वारा ऐसा कोई विद्रोह हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हुमायूं तो उस समय निर्वासित जीवन जी रहा है और इतना बड़ा कोई पुत्र इसका है नहीं जो विद्रोह करने की स्थिति में हो, क्योंकि निर्वासित काल के दौरान ही तो अकबर पैदा हुआ था 1542 में। ठीक, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर है ए। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको दिखते हों आपकी प्रैक्टिस सेट में, उसको प्लीज सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
क्वेश्चन नंबर 21, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन। जब मैं कहता हूं क्वेश्चन घिसा पिटा है तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन कई बार आया है इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता, ये फिर आएगा। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। इसका आंसर मुझे याद आ रहा है चौफुला। चौफुला शैल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ मेले को नाम दिए, मेलों के नाम दिए हैं, और एक तरफ दिया है कि उत्तराखंड के किस स्थलों में इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक, बग्वाल, चैती, गबला देव या मोस्यमान, दारमा, देवीधुरा, काशीपुर और पिथौरागढ़। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लेकिन अक्सर ऐसे क्वेश्चन याद रहते नहीं है। समझ रहे बात को? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बग्वाल तो होता है देवीधुरा में, ये तो खैर सभी को याद होगा। बग्वाल कहाँ का मेला है? देवीधुरा में। तो ये तो ऐसे ही सही हो गया, समझ लीजिए। तो बस ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं। ए का 2 है, बी का 3 हो जाएगा। चैती मेला, गबला देवी, धर्मा और मोरसियाम का पिथौरागढ़। तो राइट आंसर इज बी। देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22वें का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 उत्तराखंड से। उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है किस पे? वन संपदा पर, भारी तथा मध्यम उद्योग पर, वन संबंधित उद्योग पर, नदी और जल पर। तो देखिए सीधे सीधे पता चल रहा है इसमें कि भारी तथा मध्यम उद्योग का जो स्कोप है उत्तराखंड में लगने का, वो तो लगभग है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीधे सीधे सी होना चाहिए। वन संपदा पर, वन संबंधित उद्योग पर और नदी और जल पर यहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक टिकी हुई है। पर्वतीय राज्य है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 24, टेहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टेहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। बिल्कुल सही बात है। टेहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टेहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। बड़ा अजीब सा ऑप्शन है। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, गढ़वाल मंडल बनाया गया है। अब बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होना चाहिए? विलय के रूप में, विलय के पश्चात इस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। बात तो बिल्कुल ठीक है। टेहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है, ऐसा भी नहीं कह सकते। टेहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टेहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए कि टेहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया है। निगल अगर लिया भी है तो बाद में वही नदी निकलती है। ठीक, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, जौल जीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। कई बार आ चुका क्वेश्चन है ये, है ना? कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। जौल जीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में। फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन, देखना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पूर्वी व पश्चिम घाट मिलते हैं? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का।
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में दोनों का संगम होता है। काफ़ी रिपीट हुआ है। एक टाइम था जब यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन यूपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करने के लिए नहीं जाना जाता, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, 27 का आंसर क्या है? ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस नदी समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज? जी नहीं, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, ये भी नहीं हो सकता। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, चेनाब, रावी, सतलज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत वाले इलाके से निकलती हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 26 है और ये 27। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़। बाढ़ का प्रकोप तो देखा जाए उत्तराखंड में संभावित वैसे कम ही है, लेकिन इसका जो स्पष्ट आंसर है वो है भूस्खलन। सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचता है लगभग हर बरसात के महीने में उत्तराखंड में, उसका जवाब है लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। लेकिन भूकंप भी बहुत ही एक क्या है, खतरनाक स्थिति है। अगर उस रिक्टर पैमाने पर उस तीव्रता का भूकंप अगर आ जाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर हम भूकंप को रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ द अर्बनाइजेशन। ठीक, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बी, वन्य जीवों में अभिवृद्धि का संबंध इस अर्बनाइजेशन से बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण, नगरीकरण, सड़कों का विस्तार, कृषि का विस्तार। देखिए, दो बड़े ही क्लोज ऑप्शन है इसमें, ए और बी तो नहीं हो सकते। कृषि का विस्तार अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ जंगल काटने पड़ सकते हैं, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का कारण बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हम कह सकते हैं कि अगर बंजर भूमि का अगर वनीकरण बढ़ा दिया जाए तो बायोडाइवर्सिटी में ह्रास नहीं होगा, जबकि उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अरे बाप रे, कितनी बार क्वेश्चन आएगा। इसका सीधा जवाब क्या है? उत्तरकाशी। कन्फ्यूजन होता है चमोली में, ठीक, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। इसका आंसर सीधे सीधे क्या है? उत्तरकाशी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। 32 क्वेश्चन, भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में आपको विचार करना है और पता लगाना कि कौन सा सही। यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थकर उपबंध है। बड़ा अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है भाई। संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। चौथा है, लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन नहीं मानूंगा मैं। अगर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इट इज नॉट सपोज टू बी अ इजी क्वेश्चन। ठीक, केवल 1 और 2, 1 2 3, 2 और 3, 3 और 4। लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए तो ये कदम नहीं उठाया जाता जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, इसका लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने का तो कोई उद्देश्य नहीं नजर आ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, ये दोनों सदनों के बीच गतिरोध का निराकरण करने के लिए उठाया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए सदनों को आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, इसे राष्ट्रपति, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर बनना चाहिए 1 2 और 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग पॉलिटी के भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33,
नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा यानी कि संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो नागरिकता का अर्थ पूछ रहा है इन 3 ऑप्शंस में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33 इज द वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार को हम नागरिकता के संबंध से नहीं जोड़ सकते, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? बी, केवल 1 और 3, यानी कि नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार और लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। नागरिकों से संबंधित फंडामेंटल राइट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आर्टिकल नंबर 20, 22 दोनों को देख लीजिएगा और 21 को भी, और आर्टिकल नंबर 15, 16 को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आने की संभावना वहाँ से भी है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में, और एक और क्वेश्चन इसके बाद है 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी पॉलिटी का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियां हैं। जी नहीं, ये अधिकार राज्यसभा के पास है इनफैक्ट। तो ये कथन सही नहीं है। ये पावर विशेष रूप से किसको दी गई है? राज्यसभा को। आर्टिकल 312 पढ़ के देखिएगा इसके संबंध में, ठीक। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी, यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय। तो होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको एक थोड़ी सी दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो कम से कम ये जो 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से अगर 1-2 क्वेश्चन आ गए तो वो कम से कम गलत नहीं होंगे। और इसी प्रकार की प्रैक्टिस आप लगातार जारी रखिए, क्योंकि समय की मांग यही है कि जितने क्वेश्चन आप अधिक से अधिक सॉल्व कर सकें और जितने अधिक रिपीटेड क्वेश्चन आप गलत ना करें, वहाँ पर आपके निकलने की संभावना काफ़ी बन जाएगी। तो बने रहिए AMIS के साथ और ऑल द बेस्ट, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।